भाषा शिक्षण अनुकरण विधि। आज हम चर्चा करेंगे कि भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि का अर्थ क्या होता है, अनुकरण विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके क्या लाभ हैं, अर्थात अनुकरण विधि के उद्देश्य क्या हैं और अलग अलग स्तर के बालकों के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है या उद्देश्य बदल जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए इसका उद्देश्य अलग हो जाता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग, माध्यमिक कक्षाओं के लिए अलग और माध्यमिक कक्षाओं तक ही अनुकरण विधि का प्रयोग सार्थक सिद्ध होता है, उपयुक्त होता है। तो सबसे पहले आइए अनुकरण विधि का अर्थ क्या होता है ये इस पर समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी की नकल करना, अर्थात किसी की देखा देखी करना। फिर से मैं बोल दूं, अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी के वचन का ठीक उसी के अनुसार अर्थात हूबहू नकल करना, यानी उसकी देखा देखी करना। जब भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ अनुकरण का अर्थ होता है ठीक वैसा ही करना जैसा शिक्षक करते हैं। मैंने श्यामपट पर लिखा है, संक्षेप में हम कहाँ चर्चा करेंगे इस पर मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आइए तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुकरण का, देखिए अनुकरण विधि लिखा है, यहाँ बोलते हैं अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी का नकल करना, अर्थात किसी की देखा देखी करना, यानी किसी की वचन का ठीक उसी तरह नकल करना जैसा वो कर रहा है, वो वैसा करना। नकल का, कोई कार्य का, मुख्यतः हम यहाँ भाषा शिक्षण की बात करें तो वचन का ही होता है। जब भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो अनुकरण का अर्थ होता है ठीक वैसा ही करना जैसे शिक्षक करते हैं, यानी अनुकरण विधि का प्रयोग क्यों किया गया? जैसे जैसे शिक्षक करेंगे ठीक वैसा ही बालकों को उनकी नकल करना होता है, वैसे ही करना होता है। अनुकरण विधि का तात्पर्य होता है वैसे विधि जिसमें छात्र अपने शिक्षक के आदर्श की नकल करते हुए लिखना, पढ़ना और रचना करना सीखते हैं। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, अनुकरण विधि का तात्पर्य होता है वैसी विधि, उस प्रकार की विधि जिसमें छात्र अपने शिक्षक के आदर्श की नकल करते हुए, शिक्षक के आदर्श की नकल करते हुए लिखना, पढ़ना और रचना करना सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण विधि तीन प्रकार की होती है। अनुकरण विधि तीन प्रकार का होता है, वाचन अनुकरण विधि या उच्चारण अनुकरण विधि, लेखन अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि, यानी तीन प्रकार का। पहला वाचन अनुकरण विधि या इसको उच्चारण अनुकरण विधि बोलते हैं, दूसरा लेखन अनुकरण विधि, तीसरा रचना अनुकरण विधि। तो हम सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिर मैं पुनः आता हूं कि ये अनुकरण विधि का मैंने आपको सामान्य अर्थ समझा दिया कि इसका ठीक वैसा ही नकल करना जैसा शिक्षक करते हैं वो होता है। अनुकरण विधि का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया। यह विधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान कराने हेतु यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अक्षर ज्ञान कराना होगा तो अनुकरण विधि जैसे जैसे शिक्षक बोलेंगे, जैसे क बालक बोलेगा क, ख बालक बोलेगा ख, यानी भाषा का जब हम ज्ञान करा रहे हैं तो अक्षर विधि का, शब्दों का भी ज्ञान कराते हैं। अक्षर विधि में कैसे अनुकरण करेंगे, कभी कभी चित्र दिखाया जाता है, क से कमल, बालक अक्षर भी सीख रहा है और शब्दों का भी ज्ञान हो रहा है। वाक्य निर्माण करना यही अनुकरण विधि द्वारा सिखाया जाता है। अक्षर ज्ञान कराने के माध्यम से ही बालक की वाचन कौशल की क्षमता का विकास होता है। और बालक के अंदर हम ही जानते हैं कि बालक के अंदर अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अपने गुरुजनों से
वह अपने गुरुजनों का अनेक दृष्टियों से अनुकरण करता है। इसलिए यह विधि छोटे बालक के लिए अत्यंत उपयोगी है। कोई भी बालक अपने गुरुजनों का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए छोटे बालकों के लिए यह अधिक उपयोगी है। मैंने बता दिया तीन तरह का होता है, क्या क्या? वाचन अनुकरण विधि, लेखन अनुकरण विधि और तीसरा रचना अनुकरण विधि। अब आते हैं वाचन अनुकरण विधि होता क्या? वाचन अनुकरण विधि यहां मैंने लिखा है एक शब्दों में, ज्यादा मैंने नहीं लिखा है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एक एक अक्षर अथवा शब्द का उच्चारण करते जाते हैं और बालक उन शब्दों या अक्षरों के उच्चारण का अनुकरण करते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में वाचन अनुकरण का विधि का स्वरूप अलग होता है। मैं आ जाऊं कि वाचन अनुकरण, पहले आते हैं वाचन अनुकरण क्या होता है। तो यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसमें क्या करते हैं? शिक्षक एक एक शब्द, एक एक अक्षर का उच्चारण करते जाते हैं, बालक उनके पीछे पीछे बोलते बोलते सीखता है और यह अभ्यास होते होते उसको ज्ञान मिलता है। यानी प्राथमिक कक्षाओं में अनुकरण विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। माध्यमिक कक्षाओं में वाचन अनुकरण का उपयोग का स्वरूप अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पद्यांश का या गद्यांश का अध्यापक द्वारा पहले आदर्श वाचन किया जाता है, बालक ठीक उसका अनुकरण वाचन करते हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि प्राथमिक कक्षा में क्या होता है कि एक अक्षर एक एक शब्द बोलते हैं, पहले एक अक्षर बोलते हैं फिर बालक बोलता है, एक शब्द बोलते हैं फिर बालक बोलता है। यहां पर क्या होता है? एक गद्यांश एक पद्यांश। शिक्षक क्या करते हैं? उसका वाचन कर दिए, उसको पढ़ दिए। बालक क्या करता है कि ठीक उसी का अनुकरण करते हुए पढ़ता है और धीरे धीरे सीखता है। सीखते सीखते क्या हो जाता है? बालक का झिझक समाप्त होता है, संकोच समाप्त होता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है, उचित लय गति के साथ पढ़ना सीखता है। तो अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी वाचन अनुकरण विधि के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और अनुकरण वाचन विधि का कब प्रयोग किया जाता है? यानी वाचन अनुकरण विधि बोलते हैं, वाचन अनुकरण विधि या इसको उच्चारण अनुकरण विधि बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक शब्दों का उच्चारण शिक्षा करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में और बालक उसको पढ़ता है। जैसे मैंने कहा क, ख, ग, घ, भरे कवर जो हम बताते हैं बालक को। शब्द का कर बोलते हैं क से कमल, ख से खरगोश। बालक उसी शब्द को बोलता है, उसी उच्चारण को बोलता है और धीरे धीरे सीखता है बोलना। उसी तरह जब हम उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, माध्यमिक कक्षाओं की बात करें, तो शिक्षक भाषा का ज्ञान कराते समय, हिंदी भाषा शिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय क्या करते हैं? किसी गद्यांश का किसी पद्यांश का वाचन करते हैं, बालक उसका अनुकरण करके फिर वाचन करता है और जो भी अशुद्धियां होती है शिक्षक उसको शुद्ध कराने का प्रयास करते हैं, उसको अभ्यास कराते हैं सही सही वाचन करने का। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आइए इसके उद्देश्य को हमने यहाँ भी लिखा है, पढ़ेंगे समझेंगे। इसका उद्देश्य पहला क्या है? मैं किसका उद्देश्य में बात कर रहा हूँ? पहला जो था वाचन अनुकरण विधि या उच्चारण अनुकरण विधि। पहला उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में इसका मुख्य उद्देश्य होता है अक्षरों व शब्दों का सही ज्ञान कराना, यानी अक्षर और शब्द का ज्ञान कराना इसी का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं की बात करेंगे। अब आते हैं माध्यमिक कक्षाओं में। तो माध्यमिक कक्षाओं में इसका मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करने की क्षमता का विकास करना, अर्थात शब्दों के उच्चारण में सुधार करना। मैंने कहा कि दूसरा क्या है? उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करें या माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो उसमें अपना जो उद्देश्य होता है उसको शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करने की क्षमता का विकास करना। अब आते हैं तीसरा है, मैं स्पष्ट यहां पर दिखा दूं, तीसरा उसका उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य बालकों के उचित स्वराघात बलाघात के प्रयोग के साथ वाचन करने की क्षमता का विकास करना,
यानी माध्यमिक कक्षाओं में इसका उद्देश्य क्या होता है? बालकों को उचित स्वराघात, बलाघात का प्रयोग करते हुए वाचन करने की क्षमता का विकास करना। चौथा में है यहाँ पर बालकों के संकोच अथवा झिझक को दूर करना। इसका उद्देश्य होता है, पहले अनुकरण क्या करेंगे? आदर्श वाचन करते हैं, यानी शिक्षक का ठीक वैसा ही अनुकरण करना पड़ता है हुबहू। तो शिक्षक क्या करते हैं? पहले आदर्श वाचन करते हैं, बालक ठीक उसका अनुकरण करते हुए उसका वाचन करता है। तो उससे क्या हो गया? बालकों का जो झिझक होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिक्षक जैसा वाचन किया, जैसा पढ़े वैसे ही उसको पढ़ना होता है। पांचवा में आते हैं और अंतिम इसका उद्देश्य जो होता है, मैं वाचन अनुकरण विधि की बात कर रहा हूँ। बालकों को उचित आरोह अवरोह या विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन में निपुण बनाना। यानी बालकों को उचित आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन में निपुण बनाना, ताकि वो निपुण जाए, पढ़ने में दक्ष हो जाए और वाचन करने में सक्षम हो जाए। पहला प्रकार समाप्त हो गया वाचन अनुकरण विधि। दूसरा आता है लेखन अनुकरण विधि। लेखन अनुकरण विधि क्या होता है? तो अक्षरों व वर्णों को लिखना सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेखन अनुकरण विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में अक्षरों व वर्णों को लिखना सिखाने के लिए किया जाता है। इस विधि के दो प्रकार, पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। यहां मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, आप ध्यान से देंगे। लेखन अनुकरण विधि अक्षरों व वर्णों को लिखना सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेखन अनुकरण विधि हो गया। इस विधि के दो प्रकार हैं लेखन अनुकरण विधि के। पहला क्या है? रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरा क्या है? स्वतंत्र अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है? बालकों को कुछ मुद्रित ऐसी पुस्तिकाएं देते हैं जिसमें अक्षर, शब्द या वाक्य बिंदु के रूप में लिखे होते हैं। बालक उस पर पेंसिल से घुमाकर अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते लिखना सीख जाता है। आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि कुछ ऐसी मुद्रित पुस्तिकाएं होती है जिन पर शब्द, अक्षर लिखा होता है, वाक्य लिखे होते हैं। हम प्राथमिक कक्षाओं को बालकों को बोलते हैं उसी पर पेंसिल घुमा के लिखने का अभ्यास करो। शिक्षक बताते जाते हैं, बालक उसका अनुकरण करते जाता है और उसको देख देख के लिखना सीखता है। तो लगभग पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में यह ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। प्राथमिक कक्षाओं में वाक्य लिखना सिखाते हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अक्षर का ज्ञान यानी वर्ण का ज्ञान, अक्षर लिखना, शब्द लिखना सिखाते हैं। दूसरा आते हैं स्वतंत्र अनुकरण। इसमें क्या होता है कि शिक्षक श्यामपट पर या बालकों की अभ्यास पुस्तिका पर शब्द, अक्षर या वाक्य लिख देते हैं और बालक उसे देख देख कर लिखते हैं। यानी शिक्षक इसमें क्या करते हैं? स्वतंत्र अनुकरण विधि में शिक्षक श्यामपट पर या बालकों की अभ्यास पुस्तिका पर शब्द या अक्षर लिख देते हैं, उसे देखकर लिखने को कहते हैं बालकों को। बालक स्वयं उसी प्रकार के शब्द, अक्षर या वाक्य को लिखने का अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते लिखना सीख जाता है। यह विधि मैंने कहा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका उपयोग कब किया जाता है? तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका उपयोग शिक्षक द्वारा तभी किया जाता है जब बालक कोई शब्द या वाक्य या अक्षर अशुद्ध लिखता है। अर्थात उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका प्रयोग बालकों के वर्तनी में सुधार के लिए किया जाता है, यानी उसकी वर्तनी में सुधार हो, यानी लेखन क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। इसमें क्या करते हैं? जो बालक अशुद्ध लिखा है, कोई शब्द लिखा है, कोई अक्षर लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, शिक्षक क्या करते हैं कि उस अक्षर को, शब्द को, उस वाक्य को श्यामपट पर लिख देते हैं या उसकी कॉपी में लिख देते हैं और बोलते हैं इसका अनुकरण करते हुए 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, या अपने उस बालक की क्षमता के अनुसार। और जब उसको लिखने देते हैं शब्द या वाक्य, बालक धीरे धीरे लिखता है और उसमें शुद्धता आती है, यानी वर्तनी में सुधार आता है।
यहाँ भी मैं ब्लैक बोर्ड में भी दिखा दूँ, मैंने लिखा हुआ है रूपरेखा अनुकरण विधि। बालकों को कुछ मुद्रित ऐसी पुस्तिकाएं देते हैं जिसमें अक्षर या शब्द अथवा वाक्य बिंदु के रूप में लिखे होते हैं। बालक केवल उस पर पेंसिल घुमाकर अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते लिखना सीख जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं लेखन अनुकरण विधि। और इसी में आता है दूसरा, इसका रूप क्या होता है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर या बालकों की अभ्यास पुस्तिका पर कुछ अक्षर या वाक्य लिख देते हैं और बालक को उसे देख देख कर लिखने को कहते हैं। बालक उसी प्रकार के अक्षर या वाक्य लिखने का अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते लिखना सीख जाता है। मैंने कहा ना, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका कभी उपयोग, यहाँ उपयोग छूटा हुआ है, तभी उपयोग किया जाता है जब बालक कोई शब्द अथवा वाक्य अशुद्ध लिखता है, अर्थात वर्तनी सुधार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जब बालक कोई गलती करेगा तो उसको शुद्धता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं की बात करें या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो आइए, मैंने यहाँ लिखा है पहला उद्देश्य। उद्देश्य देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए इसका उद्देश्य अलग होता है, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं के इसका उद्देश्य अलग है। प्राथमिक कक्षाओं में इसका क्या उद्देश्य होता है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ लेखन अनुकरण विधि का उद्देश्य। प्राथमिक कक्षाओं में इसका मुख्य उद्देश्य होता है अक्षरों व शब्दों को लिखना सिखाना। यानी शब्द हुआ, अक्षर हुआ, वाचन अनुकरण में क्या था कि अनुकरण विधि में कि वाचन में क्या कहते हैं, शब्द या अक्षर या वाक्य को वाचन करना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन जब लेखन अनुकरण विधि की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों को शब्द, अक्षर या वाक्य लिखना सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में इसका मुख्य उद्देश्य होता है अक्षरों व शब्दों को लिखना सिखाना। अब आते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं में इसका उद्देश्य। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका उद्देश्य, प्राथमिक कक्षाओं में बता दिया था आपको, प्राथमिक कक्षाओं में इसका मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को अक्षर व शब्दों को लिखना सिखाना। अब उच्च प्राथमिक कक्षाओं में हम आ जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसका मुख्य 3 ही उद्देश्य होते हैं। यानी माध्यमिक कक्षाओं की जब बात करें तो पहला उद्देश्य क्या होता है, सुंदर व आकर्षक लिखने की क्षमता का विकास करना। यानी सुंदर लिखना है, आकर्षक लिखना है। उसने के मुद्रित कुछ पुस्तिकाएं जिसमें मुद्रित होती हैं कुछ वाक्य, उसको बोलते हैं शिक्षक की देख देख के लिखिए, या शिक्षक खुद श्यामपट्ट पर लिख देते हैं 2 पंक्तियां और बालक को बोलते हैं उसे देखकर शुद्ध सुडौल एवं आकर्षक लिखावट में लिखिए। दूसरा होता है वर्तनी में सुधार करना, अर्थात शुद्ध लिखने का अभ्यास करना। क्या होता है दूसरा इसका उद्देश्य, वर्तनी में सुधार करना अर्थात शुद्ध लिखने का अभ्यास करना। तीसरा क्या होता है, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत डालना। यानी 3 उद्देश्य होता है। पहला क्या होता है, सुंदर व आकर्षक लेखन का विकास करना, यानी सुंदर और आकर्षक लिखे। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, शब्दों की वर्तनी को शुद्ध लिखने का अभ्यास करना। और तीसरा व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। अब आते हैं तीसरा, रचना अनुकरण विधि। तीसरा विधि जो मैं बात कर रहा था अनुकरण विधि में, तीसरा होता है रचना अनुकरण विधि। यहां मैंने लिखा है, यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। यानी ये उच्च प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को पत्र, निबंध, कहानी,
नाटक, उपन्यास आदि लिखना या उसकी रचना करना सिखाते हैं। रचना अनुकरण विधि पर थोड़ा समय आपको विस्तृत रूप से थोड़ा चर्चा कर दूं कि यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। यहाँ पर मैंने सामपट पर भी लिखा है और आप पढ़ भी लिए, देख भी लिए। और क्या करते हैं इसमें, रचना करना यानी लिखने सिखाना, उसका निर्माण करना। क्या क्या रचना करना, तो पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, नाटक लिखना और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में उपन्यास लिखना, ये सब भी रचना सिखाया जाता है। इसके लिए छात्रों के सम्मुख अध्यापक कोई ऐसी उत्तम रचना उपस्थित करते हैं जो भाषा तथा शैली की दृष्टि से श्रेष्ठ तथा आवश्यक है। यानी उनके सामने ऐसी एक रचना उपस्थित करते हैं, शिक्षक खुद छात्रों के सम्मुख ऐसी उत्तम रचना उपस्थित करते हैं जो भाषा तथा शैली की दृष्टि से क्या हो, श्रेष्ठ तथा अनुकरणीय हो। विद्यार्थी उस रचना को ध्यानपूर्वक सुनता है अथवा प्रस्तुत रचना को गंभीरता से अध्ययन करते हैं और उस शैली को आत्मसात करने का प्रयास करता है। कैसे, या तो शिक्षक कोई आदर्श रचना का वाचन करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, या कोई आदर्श वाचन उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि इसका आप अध्ययन कीजिए, और फिर बोलते हैं उसी का नकल करते हुए, अनुकरण करते हुए उस रचना को लिखना है, उस रचना का निर्माण करना है। क्या करते हैं, शिक्षक छात्रों को बोलते हैं कि उसी का शैली का अनुकरण करते हुए आप रचना कीजिए। तत्पश्चात शिक्षक के आदेश पर निबंध, पत्र अथवा कहानी जिसकी रचना करनी होती है उसे छात्र लिखते हैं। जैसे मैं बता दूं, शिक्षक कैसे इसको बताएंगे, रचना अनुकरण विधि कैसे सिखाएंगे, तो 15 अगस्त पर निबंध सुनाते हैं शिक्षक कि पहला 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यानी इसी तरह कुछ वाक्य की रचना करते हैं, पूरे निबंध को सुनाते हैं 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर। और बालक को गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, यानी 26 जनवरी पर बालक भी ठीक वैसे ही पहला पंक्ति लिखने का प्रयास करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है। वो क्या लिखेगा, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उसी तरह उसकी घटित घटनाओं को, यानी जैसा उन्होंने निर्माण किया था उसी का अनुरूप, उसी का नकल करते हुए, भाषा और शैली का अनुकरण करते हुए लिखना जाता है। यानी मैंने उदाहरण दिया कि पहला रचना क्या करते हैं शिक्षक, स्वतंत्रता दिवस पर निबंध बताते हैं और बालकों को देते हैं गणतंत्र दिवस पर लिखने के लिए उसी का अनुकरण करते हुए। ठीक वैसे ही अन्य उदाहरण को पेश किया था मैंने, शिक्षक वैसे ही पहला उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, होली पर बता दिए, फिर उसी से संबंधित रंगों का निर्माण करने दे दिए। यानी निबंध और पत्र लिखने का एक सांचा प्रस्तुत करते हैं, एक ढांचा बताते हैं और उसी का अनुकरण करते हुए छात्र सीखते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, आइए मैं इसके उद्देश्यों पर चर्चा करता हूँ। इसका लगभग 7 मैंने मुख्य उद्देश्य बताया है आपको, यहाँ पर एक एक उद्देश्य मैं बता दूं, स्पष्ट हो जाएगा। पहला क्या होता है उद्देश्य, शब्द भंडार में वृद्धि करना। यानी जब हम रचना शिक्षा करेंगे, सुनाएंगे, बालक उसको ध्यान से सुनेगा तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। दूसरा, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी जब रचना का निर्माण करना प्रारंभ करेगा बालक तो धीरे धीरे उसको भाषा में रुचि बढ़ेगी, रुचि उत्पन्न होगी। तीसरा होता है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में कर सके। यानी छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को, भावों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में कर सके। चौथा आते हैं छात्रों को विभिन्न प्रकार की भाषा शैली से परिचय एवं उसका ज्ञान कराना। यानी छात्रों को विभिन्न प्रकार की भाषा शैली का, यानी हिंदी भाषा की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिचय कराना और उसको सिखाना या लिखना सिखाना। पांचवा आते हैं छात्रों में स्वतंत्र शैली की योग्यता का विकास करना। अब बात, एक हम आदर्श दे दिए, उदाहरण प्रस्तुत किए, एक रचना बता दिए, यानी क्या करते हैं कि जो भाषा तथा शैली की दृष्टि से जो रचना होती है उसको सामने प्रस्तुत कर दिए। बालक उसको अनुकरण करते हुए लिखता है, लेकिन लिखते समय क्या करेगा, उसकी एक अपनी स्वतंत्र शैली में वो लिखेगा।
अपनी शैली में लिखेगा तो इससे क्या होगा, स्वतंत्र शैली का निर्माण होता है। छठा आते हैं छात्रों के विचार शक्ति का विकास करना। छात्रों की क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर होगा छात्रों की विचार शक्ति का निर्माण करना, यानी उसकी विचार शक्ति, विचार करेगा, सोचेगा। जब एक हम उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत किए हैं, एक आदर्श उसके सामने प्रस्तुत किया गया है, एक श्रेष्ठ तथा अनुकरणीय रचना उसके सामने दी गई है और उसका अनुकरण करते हुए जब बालक लिखता है कुछ विचार भी करता है, कुछ सोचता है, सोचने के बाद उसकी रचना करता है, अपने से कुछ शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेगा, वाक्य को अच्छी तरह लच्छेदार भाषा में लिखने का प्रयास करेगा, तो इसके लिए सोचता है। तो सोचने की छात्रों के विचार शक्ति का विकास होता है, यानी छात्रों विचार करने की शक्ति की क्षमता का विकास होता है। और सातवां और अंतिम, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी सृजन करने की क्षमता का विकास छात्रों में होता है। कैसे? जब लिखेगा, लिखने का प्रयास करेगा। हम पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। अब हमने एक उदाहरण भी दिया कि हम उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर निबंध बता देते हैं, उसका एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस पर लिखो। तो क्या हो जाएगा? सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा बालक में। तो ये सातों हो गया। इस प्रकार मैंने आपको 3 पार्ट में पाठ का अनुकरण विधि को बताया। तीनों विधि आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पहला मैंने आपको कहा था वाचन अनुकरण विधि, ठीक है, लेखन हुआ था, तीसरा रचना अनुकरण हुआ। तीनों अनुकरणों पर मैंने बता दिया, तीनों को उद्देश्य मैंने बता दिया। आज अनुकरण विधि यहीं पर समाप्त होता है। सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।